नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण मली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए पार्ट द्वितीय इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के अंतर्गत इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन, उसके कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा पिछला वीडियो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित था, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जो 1526 ईस्वी तक चली। इस प्रकार 320 साल के टाइम पीरियड में दिल्ली पर जिन 5 राजवंशों ने शासन किया, उन सबको मिलाकर के हम दिल्ली सल्तनत के नाम से पुकारते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह को तुर्की अमीरों ने गद्दी पर बिठाया था, परंतु उसकी अयोग्यता के कारण जल्दी ही दिल्ली के कुछ तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था, उसने दिल्ली से शासन नहीं किया। तो दिल्ली से शासन करने वाला पहला सुल्तान भी इल्तुतमिश था और उसे दिल्ली का पहला सुल्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने केवल मल्लिक वैश्य पेशादार की उपाधि ही धारण की। हम इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखें तो इल्तुतमिश को उसके भाइयों ने ही एक गुलामों के व्यापारी को बेच दिया था। कई व्यक्तियों के हाथों में खरीदा और बेचा जाता हुआ इल्तुतमिश अंत में दिल्ली पहुंचा, जहां ऐबक ने उसे खरीद लिया। ऐबक स्वयं मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, इसलिए उसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। ऐबक ने उसे सरजादार यानी अंगरक्षकों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। कुछ समय बाद उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के ऐबक ने उसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त कर दिया। ऐबक की ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश को वहाँ का अमीर बनाया गया, प्रमुख प्रतिनिधि बनाया गया और बाद में बरन का इक्तादार या सूबेदार भी उसे नियुक्त किया गया। अंत में दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले सूबे बदायूं का इक्तादार नियुक्त किया गया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश जो है ऐबक का दामाद और उसका खरीदा हुआ गुलाम था। 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध अभियान किया, तो उस समय ऐबक भी उसकी सहायता के लिए गया था और वहाँ ऐबक के अधीन इल्तुतमिश ने बड़ी वीरता का परिचय दिखाया। इस पर मोहम्मद गोरी ने ऐबक को इल्तुतमिश को दासता से मुक्त करने का भी आदेश दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जब आराम शाह गद्दी पर बैठा और उसे दिल्ली के तुर्क अमीरों ने पसंद नहीं किया, तो कुछ तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने युद्ध में आराम शाह को हराकर दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त की। वह प्रथम इलबरी तुर्क शासक था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए कई सैनिक एवं प्रशासनिक सुधार किए
अपने विरोधियों पर नियंत्रण स्थापित किया, नई मुद्रा प्रणाली स्थापित की, नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। इन सब कारणों से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसने 25 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। हम देखते हैं गद्दी पर बैठने के साथ ही इल्तुतमिश के सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, उस समय उसके 3 प्रमुख सेनानायक या सरदार उस समय थे। उसकी मृत्यु के बाद ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी का शासन संभाल लिया। मुल्तान और सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा का नियंत्रण था और इधर भारत में मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का अधिपति कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना, तब उसे मोहम्मद गोरी के जो महत्वपूर्ण सेनानायक थे, सरदार थे, गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज और सिंध के नासिरुद्दीन कुबाचा की चुनौती उसके सामने उपस्थित हुई। बंगाल में अली मर्दान खिलजी भी इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती दे रहा था। इसके साथ ही राजपूत शासक भी तुर्क सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे थे। उन्होंने तुर्की आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया था। जालोर और रणथंबोर लगभग स्वतंत्र हो गए थे। अजमेर, ग्वालियर व दोआब ने भी तुर्की आधिपत्य का जुआ उतार फेंका था। कुतुबी व मुइज़ी सरदार भी इल्तुतमिश के सुल्तान बनने से संतुष्ट नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के वफादार और उसके समय के जो सरदार थे वो कुतुबी सरदार कहलाते थे और मोहम्मद गोरी के जो सरदार थे वो मुइज़ी सरदार या अमीर कहलाते थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जो थी इल्तुतमिश के सामने वो थी कि तुर्की सेना पर उसके विरोधी अली इस्माइल नामक सेना का सरदार का नियंत्रण था। इस प्रकार इल्तुतमिश तुर्की सेना पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकता था उस समय। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा पर इस समय ख्वारिज़्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी से चंगेज खां उलझा हुआ था और भारत पर भी उसके आक्रमण का खतरा बना हुआ था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के जिस सिंहासन को इल्तुतमिश ने ग्रहण किया वो फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज था। उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए न केवल तुर्की अमीर वरन राजपूत शासक और उसके विरोधी कुतुबी व मुइज़ी सरदार के साथ साथ मंगोलों का भी भय था। पता नहीं कब तक वे दिल्ली के सिंहासन पर आसीन रहे और कब उसकी सत्ता को उखाड़ फेंक दिया जाए। मगर इल्तुतमिश एक योग्य, साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला सैनिक था। बचपन से ही वह गुलामों के रूप में क्रय विक्रय होता हुआ परिस्थितियों की परख, लोगों की परख अच्छी तरह करना जान गया था। वह इन छोटी मोटी समस्याओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने शासक बनने के बाद अपने सामने आने वाली समस्याओं का एक एक करके सॉल्यूशन किया, उनका हल किया। सबसे पहले तो उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे तुर्की अमीरों का उसने दमन कर दिया। तुर्की अमीरों के अधीनस्थ क्षेत्रों पर उसने अचानक आक्रमण किए, उन्हें मौत की नींद सुला दिया और जो शेष बचे उन्होंने डर करके इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार
कर ली। तो उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उसके ही राज्य में उसके ही विरोधी अमीरों द्वारा उसके खिलाफ जो षड्यंत्र बुने जा रहे थे, उसको इल्तुतमिश ने एक प्रकार से असफल कर दिया। इसके बाद उसने गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित किया। तराइन के मैदान में 1216 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में उसने यल्दौज को परास्त किया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। तराइन के मैदान के 3 प्रसिद्ध युद्ध, 2 युद्धों के संबंध में हमने कल देखा था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में काफ़ी महत्वपूर्ण था, इतिहास को नया मोड़ देने वाला था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी जीता और भारत में तुर्क साम्राज्य या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की नींव पड़ी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। और तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के मध्य हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और इल्तुतमिश की सत्ता को सुदृढ़ता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध मुल्तान उच्च का शासक था, जो उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा था, उसका दमन करना था, उसको परास्त करना था। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया और उसे लाहौर से भगा करके अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को लाहौर में नियुक्त कर दिया। 1227 ईस्वी में उसने मुल्तान व उच्च पर आक्रमण करके नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। कुबाचा इल्तुतमिश की सेना के डर से सिंध नदी में कूद पड़ा और नदी में डूब करके उसकी मृत्यु हो गई। उसके अधीनस्थ क्षेत्र मुल्तान और उच्च दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए, इल्तुतमिश के साम्राज्य में मिला लिए गए। इल्तुतमिश को मंगोल संकट का भी सामना करना पड़ा। 1221 ईस्वी में चंगेज खां सिंधु नदी तट तक पहुंच गया था। वह ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा कर रहा था। मंगवर्णी ने इल्तुतमिश से भारत में शरण की याचना की, मगर बड़ी चतुराई और कूटनीति से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगवर्णी को भारत की जलवायु उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होने का बहाना बना करके शरण देने से मना कर दिया। फलस्वरूप मंगोल सिंध नदी तक आकर के जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए लौट गए। इस प्रकार ये उसकी एक प्रकार से कूटनीतिक विजय थी। यदि वो भावना के आवेश में आकर के भावावेश में आकर के जलालुद्दीन मंगवर्णी को शरण दे देता तो उसे मंगोलों का सामना करना पड़ता। इस प्रकार 1221 ईस्वी में उसने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया और सीमावर्ती प्रदेशों से चंगेज खां पुनः लौट गया। इल्तुतमिश द्वारा बंगाल व बिहार की विजय। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल में अली मर्दान खिलजी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी थी। 1222 में हुसामुद्दीन ऐवाज ने अली मर्दान की हत्या करके बंगाल का शासन अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने बिहार के भी कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश को जब अपनी आंतरिक समस्याओं से इल्तुतमिश ने अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ कर ली और बाह्य आक्रमण से जब उसने दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित कर लिया तो उसने बंगाल की ओर ध्यान दिया। उसने बंगाल की ओर कूच किया तो हुसामुद्दीन ऐवाज ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करके दिल्ली लौट आया, मगर उसके वापस लौटते ही हुसामुद्दीन ने मलिक जानी को बिहार से निकाल दिया और फिर बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी।
इस बार 1226 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को हुसामुद्दीन के विरुद्ध एक बड़ी सेना देकर भेजा। नासिरुद्दीन ने बंगाल की राजधानी लखनऊ पर अधिकार कर लिया। हुसामुद्दीन युद्ध में मारा गया। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को ही बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बंगाल में खलजी सरदारों ने पुनः जब विद्रोह कर दिया तो इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में इस विद्रोह का दमन करके बंगाल व बिहार को अलग अलग कर वहाँ अलग अलग सूबेदार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार उसके विरुद्ध हुए बंगाल की अशांति या बंगाल के विद्रोह को इल्तुतमिश ने शक्ति के बल पर दबा दिया और बंगाल की समस्या का समाधान किया। राजपूत राज्यों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना। ऐबक की मृत्यु के बाद रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर, जालौर इत्यादि राज्यों ने तुर्कों की गुलामी का जुआ उतारने का और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता, 1227 में मंदसौर को जीता, 1228-29 में जालौर, बयाना, अजमेर व नागौर पर अधिकार कर लिया। 1231 में ग्वालियर व 1233-34 ईस्वी में कालिंजर को भी इल्तुतमिश ने जीत लिया। मगर इसी समय मेवाड़ में इल्तुतमिश की सेनाएं पराजित हुई और गुजरात की चालुक्यों के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली। 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा और उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान 1236 में अफगानिस्तान में स्थित बमियान के विरुद्ध हुआ, किंतु रास्ते में वे बीमार हो गया और पुनः दिल्ली लौट आया, जहाँ 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने साहस, बहादुरी और योग्यता से अपने सामने आई हुई सभी समस्याओं का सामना किया और न केवल दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया वरन उसने दिल्ली सल्तनत में शांति स्थापित की और आंतरिक विद्रोहों का भी दमन किया। जय हिंद।